अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जिसमें एक बाप ने अपनी सगी बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। ये जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो घर है जहां पे ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक बाप ने अपनी सगी बेटी और उसके दोस्त को कत्ल किया। इस वाकये में कौन कौन से सवालात हैं और इस वाकये के पीछे क्या राज हैं, इस पूरे केस के हवाले से मालूमात जानेंगे और पुलिस से भी बात करेंगे। मेरे साथ आइए। अच्छा जी, जो ये दो कत्ल हुए हैं, इसके जो मुलजिम हैं यानी लड़की के जो बाप हैं जिन्होंने इन दोनों को, लड़का लड़की को कत्ल किया है, वो भी इस वक्त मेरे साथ हैं। अजहर, इनसे भी बात कर लेता हूं और पूछता हूं इन्होंने क्यों, क्या वजह बनी, ऐसा क्या इनका गुस्सा आ गया था कि ये कंट्रोल नहीं कर सके और इन्होंने अपने सगी बेटी और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। मुझे बताओ क्या सूरत हाल थी, क्या ये तुम्हारी जो बेटी है, इस बेटी के साथ लड़के का कोई दोस्ती थी, क्या था, क्या वजह बनी और कत्ल क्यों किया? कत्ल तो हो गया, मैंने किया या उसने खुद किया या किसी ने भी किया, कत्ल तो हो गया भाई। नहीं तो कत्ल उसने खुद कैसे किया होगा? आपने किया या उसने किया? आप जब घर में थे आप करते क्या हो, काम क्या करते हो? मैं ज़्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, तबीयत मेरी सही नहीं है। नहीं, मैं आपसे तफसील से नहीं जा रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप करते क्या हो, काम वगैरह क्या? मैं कपड़े का काम करता हूँ। कपड़े का काम करते हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बेटी सबसे बड़ी थी, छोटी थी? बड़ी थी। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ, क्या सूरत हाल थी जब ये वक़्वा पेश आया? उससे पहले क्या सूरत हाल थी? तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे बताओ ना, क्यों मुझे और रुस्वा करने के चक्कर में आप लोग? नहीं, हम आपको रुस्वा नहीं कर रहे, आपने कत्ल तो कर दिया ना। तो मुझे, हाँ, तो मुझे उस हवाले से बताएं तो कि वक़्वा क्या था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी जब ये कत्ल हुआ? बस हो गया मुझसे ना, आदमी से हो जाता, गलती हो जाती है इंसान से। ये गलती तो नहीं है ना, कत्ल है भाई, आपने कत्ल कर दिया। भले जो भी सूरत हाल थी, कानून आपके हिसाब से तो नहीं चल रहा ना, या आपके हाथ से तो नहीं चल रहा। लो मेरे हिसाब से चले तो कत्ल करने का राइट तो आपको नहीं है? तो मेरे पास नहीं है ना, लेकिन जो जिसके पास जो राइट है, मैं तो अब कैद में हूँ ना, जो मर्जी आए रेट। वो सही है, वो तो कानून की गिरफ्त में आप आ गए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या बनी, ऐसे क्यों आपने कत्ल करने की वजह क्या थी? ये समझोगे मैंने गुस्सा आ गया इसलिए मैंने कत्ल कर दिया। इज्जत के खातिर आदमी बहुत कुछ कर सकता है, मैं सारी बातें तो इज्जत के खातिर पहले मैंने कत्ल किया, अब क्या कराना चाह रहे हो? मतलब अभी कहना चाह रहे हो कि गैरत या इज्जत के नाम पे जो है वो कत्ल कर दिया आपने? और किस आदमी क्यों करता है? तो ये जो लड़का था, ये जो लड़का था, इसको आप जानते थे मतलब पहले? घर में मैं अगर आपके घर में घुस जाऊं आप क्या करोगे? बिल्कुल, वो तो इज्जत की बात, गैरत की बात अपनी जगह है। अगर आपके घर में घुस जाऊं तो आप क्या करोगे? तो ये जो लड़का था, ये इसे माजी में कहीं आप जानते थे? इसको कहीं देखा था पहले कभी? पहली दफा ही घर में आया था? जी इसके घर वालों के हवाले से कुछ नहीं पता? नहीं। तो बस आप का मकसद ये है कि गुस्सा आया उसके बाद कत्ल कर दिया आप? यार एक आदमी मेरे घर में घुस जाए और मुझे गुस्सा भी ना है। तो नाजरीन, जैसे मुल्जिम ने बताया है कि इसने जिस तरह से उस लड़के को और अपनी बेटी को काबिल एतराज़ सिचुएशन में पाया है, जो भी इनके मामला थे, और इसका ये कहना है कि मैं गैरत जो है मेरी जाग गई और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन फिर भी जो है कानून जो है वो कानून अपनी जगह पे रहता है, कानून अपने हाथों में लेने की किसी को भी इजाज़त नहीं होती। बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी पुलिस मौजूद है, हमारे इदारे मौजूद हैं, ये उनका काम होता है कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करें या मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करें। ये सारे वाक़यात हमारे माशरे में पेश यूँ आते हैं। मैं इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड करना चाहूँगा, हमारी पेरेंटिंग बड़ी मैटर करती है इस मामला के अंदर। उसकी वजह यह है कि हम इनिशियली तौर पे अपने बच्चों को उन चीज़ों पे रोकते नहीं हैं जिन चीज़ों के पे हमें रोकना चाहिए। जैसे आजकल का दौर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जिस पे हम उनको नहीं रोकते, और उसके बाद जब एक एज पे आने के बाद कोई बड़ा इस तरह का उनसे कोई इंसिडेंट हो जाता है या इस तरह की कोई हरकत वो कर देते हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। इस मुल्ज़िम की अपनी जगह बात सही है, लेकिन फिर भी इसने कत्ल तो किया है और कत्ल करने का राइट किसी को भी नहीं है। जो मुजरिम है या मुल्ज़िम है, वो कोई भी इस तरह का एक्ट करता है या कोई भी इस तरह का क्राइम करता है, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई पुलिस करती है और आगे फैसला उसका कोर्ट करता है। लेकिन कोई भी अपने हाथ में कानून ले ले, ये इसकी इजाज़त किसी को नहीं है। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी पेरेंटिंग बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से हो रही है। हमारे बच्चों में आजकल जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का एक वाइब क्रिएट हुई हुई है, उससे ये होता है कि हम जब बच्चों को उस टाइम पे रोकते नहीं हैं, तो जब उनकी टीन एज गुजर जाती है और वो मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ डेवलप हो जाती है और उसके बाद इस तरह के वाक़या सामने आते हैं।
इस केस के एसआईओ आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि इस केस के हवाले से मुझे बताइएगा ये वकूआ जो हुआ उसमें क्या वकूआ के वक्त क्या सूरत हाल हुई और अभी तफ्तीश में कहाँ तक पहुँचा है केस। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कल एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ और कल अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 4 से 5 के दरमियान पुलिस को इत्तला मिली कि एक डुअल मर्डर का वाक़या हुआ है। तो बाद में मालूमात करने पे पता चली कि एक आदमी है अज़हर सलीम, जिनकी बुटीक है रफ़ा आम में। तो उनकी बेटी थी फ़ातिमा, कोई 20-22 साल। तो किसी लड़के से जिसका बाद में नाम हमें आशिक अली सोलंगी मालूम हुआ, तो आशिक अली सोलंगी के साथ रिलेशन में थी तकरीबन 2-3 महीने से। 2-3 महीना कबल ये लड़का बदीन से, जो आबाई गांव है इसका, वहाँ से ये काम के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में कराची आया था और रफ़ा आम में एक क्लिनिक है, तो वहाँ बहैसियत कंपाउंडर ये काम कर रहा था। तो वहाँ ये इस लड़की के साथ, फ़ातिमा के साथ इसका रिलेशन बन गया और पहले भी मुलाकात करते रहे। तो इसके वालिद के अज़हर सलीम जो मर्डरर है हमारे पास, इनके इल्म में था और इन्होंने उस लड़के से ये भी कहा कि आप इसको प्रॉपर तरीके से, जो एक शरई तरीका है, रिश्ता भेजें। ये बात इनकी कब हुई है? ये तकरीबन टाइम टू टाइम होती रही है, 2-3 दफ़ा ये बात हुई है। मुल्ज़िम ने आपको बताया? जी, मुल्ज़िम ने हमें एतराफ़ में अपने बताया, वो कह चुका है। और मतलब उसके इल्म में माजी में था ये इनका जो रिलेशन चल रहा था ये सारा? जी एग्जैक्टली ऐसा ये उनके इल्म में था और वो पहले भी इस तरह उसको मुलाकात करते हुए पकड़ चुका था। तो पहली दफ़ा उसने तंबीह कर दी थी कि ये कोई तरीक़ाकार ठीक नहीं, वार्निंग दी थी और शायद इस वार्निंग का उसने लड़के ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। फिर कल सुबह, बल्कि कल रात में तकरीबन जो हमारे पास रिकॉर्ड है 2 से 2:30 के दरमियान रात को ये लड़का कहीं के घर में एंटर हुआ और तकरीबन कोई 3:30-4 के दरमियान रात को कहीं अज़हर की आँख खुली तो उसने देखा और उसने इनको कोई नाज़ेबा हालत में देखा, बतौर उसके जो एतराफ़ में उसने कहा है। तो उसके बाद वो तैश में आ गया और उसने कुछ टॉर्चर भी किया उसको, लड़के को, आशिक अली को, और उसके बाद अपना जो लाइसेंस पिस्टल है उससे एक फायर लड़के के सर में और एक अपनी बेटी फ़ातिमा के सर में मार दिया। दोनों ऑन द स्पॉट मर गए। उसके बाद उसने बराबर वाले घर में उसका बहनोई रहता है अज़हर का, उसको बुलवाया, अपने बड़े भाई को बुलवाया जो रफ़ा आम का रिहायशी है, दोनों को बुलवाया और ये कुछ दोस्तों को भी उसने इस वाक़े के बारे में बताया कि मैंने ये वाक़या सरज़द कर दिया। और फिर इनकी फैमिली ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस गई, मौके से उसको गिरफ़्तार किया, वेपन रिकवर्ड है और हमें वहाँ से खौल भी कुछ मिले हैं। फ़िलहाल आज जो हमारे केस के तफ्तीशी अफसर ने उसको रिमांड के लिए पेश किया था कोर्ट में। 4 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं, तो हम लोग दीगर पहलू से भी इसको जायज़ा लेंगे कि आया कि कोई दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं या नहीं हैं। अभी तक इब्तदाई मालूमात और इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तो यही लगता है कि ये अकेला ही था। मतलब ये गैरत के नाम पे कत्ल है या आपको क्या लगता है आपकी तफसीर? वैसे तो केस देख के ही नज़र आ रहा है कि गैरत के नाम पे इसने अपनी बेटी और उसके दोस्त को कत्ल किया। बिल्कुल ऐसा है, इसने अपने बयान में भी यही कहा है कि ये इसने गैरत के नाम पे, और हमने जो इसमें सेक्शन लगाई हैं FIR में, वो भी हमने इसमें जो एक ऑनर किलिंग की सेक्शन है जो अभी अमेंडमेंट हुई है नए बिल में, तो वो ऑनर किलिंग की सेक्शन भी हमने मर्डर के साथ ऐड की है। तो इस ऑनर किलिंग की सेक्शन, जो एंटी ऑनर किलिंग का जो बिल है, उसके हिसाब से जो हमने सेक्शन लगाई है, तो उसमें इसकी बेल में ज़रा इसको डिफ़िकल्टी होगी। मतलब अब ये केस इजीली कंपाउंडेबल नहीं रहा, तो उस हिसाब से भी हम इसको, लेकिन अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है, अभी तो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। इसको दीगर एस्पेक्ट से भी हम जायज़ा लेंगे, अगर कोई बात सामने आएगी तो हम उसको फाइनलाइज़ करके अपनी जो चार्जशीट जमा करवाएंगे कोर्ट में, उसमें देंगे। अच्छा जी, इस केस में मुल्ज़िम की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई, इस हवाले से भी जान लेते हैं। हेड मोरल अल्फला तौसीफ़ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। मुझे बताइए कि मुल्ज़िम गिरफ्तार कैसे हुआ है? ये एक्चुअली हमें 15 की कॉल मौसूल हुई थी जो कि इनके भाई अत्थर अब्बास ने की थी, तो उस पर फ़ौरन हमारी पुलिस मोबाइल ने रिस्पॉन्ड किया और SHO साहब भी इसी इसना में फ़ौरन मौके पर पहुँचे, जिसमें उन्होंने देखा ये बालाई मंजिल पे 2 डेड बॉडियों और मुल्ज़िम खुद मौजूद था, जिससे मौके पे घर में ही था? जी बिल्कुल मौके पे, जिससे आलाए कत्ल भी बरामद हुआ और दोनों डेड बॉडियाँ भी वहीं मौजूद थी। ये मौके पे गिरफ़्तार हुआ रेड हैंडेड।
तो इसने उस वक्त फरार होने इख्तियार नहीं किया या कहीं ऐसा कि मैं छुप के कहीं भाग जाऊँ, एतराफ़ भी फ़ौरन उसी वक्त कर लिया? जी जी बिल्कुल, इसने इकरार जुर्म उसी टाइम किया था और ये ऐसी कंडीशन में था, ये एक सकते के आलम में था उस टाइम। जब SHO साहब पहुँचे हैं, ये एक सकते के आलम में था, बिल्कुल खामोश खड़ा हुआ था वहाँ। इसे समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे से क्या हो चुका है, कितना बड़ा जुर्म सरजद हो चुका है मुझसे। तो आपको क्या लगा, ये गैरत के नाम पे ही कत्ल किया इसने? ये डेफिनेटली ये ऑनर किलिंग है, ये गैरत के नाम पे ही किया इसने। ये बिल्कुल यही कह रहा है कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ जब मैंने देखा है कि काबिल एतराज़ हालत में उन दोनों को, अपनी बच्ची को और उस लड़के को, आशिक अली सुलंगी को, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपने जो है लाइसेंस पिस्टल से उन दोनों को जो है शूट किया है डेफिनेटली। हमारे माशरे में बदअखलाकी और गैरत के नाम पर कत्ल होने के वाक़यात में आखिर क्यों इजाफा हो रहा है? अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। वजूहात तो इनकी सामने ही है, गैरत के नाम पर ही हो रहा है। तो इसमें होना चाहिए था कि वो कानूनी रास्ता अपना लेते तो बेहतर होता, कि इसमें एक तो अमन व अमान की सूरत हाल होती है और दूसरा हर शहरी अपने हाथ में किसी कानून को नहीं लेगा। आपने देखे होंगे हमारे मुल्क में बहुत सारी तंजीमें, मजहबी तंजीमें और तहरीकें, सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, वो इस हवाले से भी हुई हैं। बहुत सारे जो कानून के ख़िलाफ़ हुई हैं कार्रवाइयाँ, उसके ख़िलाफ़ भी उठी हैं और बहुत सारी इस पर भी हुई हैं कि कानून पर अमल दरामद कराया जाए। और उसकी वजूहत हमारी बहुत सारी हो सकती हैं। हमारे इसमें सरकारी इदारे भी शामिल हैं। अगर हमारे यहाँ इंसाफ का मामला सीधा हो, आसान हो और आम आदमी को इस बात का एतमाद हो कि हमें इंसाफ मिलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग अपने हाथ में कानून लेंगे और इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे। कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारे लिए अहम चीज़ और असल चीज़ यही है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को पहले रखें सामने और फिर बाद में अपनी सोच और अपने नज़रिए को आगे लाएं। तो उस लिहाज से देखा जाए कि इसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि इंसान है, इंसान जो है ना असर कबूल करता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए हमें कोई कानून पढ़ना पड़े या रियाजी सीखनी पड़े। ये बेसिक चीज़ है, इंसान की फितरत में है कि आप उसको जो सिखाते हो, जो दिखाते हो, वो उसको अपनाता है। तो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि इन चीज़ों की रोकथाम हो। आप देखें जिना जब साबित हो जाता है तो कितनी सख्त सज़ा है, कि यहाँ तक कि इस अमल को करने वाले को अपनी जान से जाना पड़ता है। और जिसके ऊपर अगर वो शादीशुदा नहीं है, जो सज़ा उसके लिए इस्लाम ने रखी है, तो वो अगर जान से लेना नहीं है तो वरना उसके करीब करीब अमल ही है। तो इस लिहाज से हमारे एक तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे हम लिहाज से देखें, हमारे जो दीगर कंट्रीज़ हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, जहाँ इस चीज़ को इतना आम समझा जाता है, कोई कपड़े पूरे होना, आधे होना, उनके यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो हम वहाँ भी देखें तो इसके बुरे असरात ज़ाहिर हैं। वो लोग अदम सुकून का शिकार हैं। उनके यहाँ एक फ़ैमिली का जो सिलसिला है, जैसे हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम है, वो ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है? वो यही कि वहाँ पर ये इन चीज़ों के मामलात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो अपने मज़हब पर अमल नहीं करते, वो अगर अपने समाजी कानून हैं तो उन पर अमल नहीं करते। तो इस वजह से ये मामलात हो रहे हैं। तो हमें इनसे बचना चाहिए, रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। गैरत ऑनर किलिंग जो या कारोकारी जिसे हम कहते हैं, वो मोस्टली हम रूरल एरियाज़ में देखते हैं, मगर आजकल कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो डेवलप्ड एरियाज़ या अर्बन सिटीज़ हम देख रहे हैं, उनमें भी हम आजकल देख रहे हैं चीज़ों को। कराची में एक बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, या कुछ ऐसे अर्बन एरियाज़ जैसे कोयटा के कुछ सिटीज़ हैं लाइक दैट। तो उनमें यह आता है, उनमें रीज़न्स कोई रिलीजियसली तो कुछ लोग अलाइन कर लेते हैं, मगर मोस्टली हम ट्राइबल एरियाज़ देखते हैं, जैसे KPK के कुछ एरियाज़ हो गए जो पश्तून वाली वगैरह, उनके अंदर एक कल्चर पाया जाता है कि कारोकारी के हमारे ये ऑनर है, मगर जिसको हम मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जाता है कि ये ऑनर नहीं, ये शेम है। तो ये इस सच रीज़न जो ट्राइबल सिस्टम से अलाइन करते हैं। हमारा जो मुल्क है वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, जिसमें हम इस्लाम के नाम पे एक स्टेट में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली चीज़ हमें दिखती है वो है कि हम इस्लाम को इंटरप्रिटेशन में जो है बहुत रेडिकलाइज कहीं कर गए, या हम मिसअंडरस्टूड कर गए बहुत सारी चीज़ों को। तो उसमें एक ये फैक्टर भी बहुत पाया जाता है कि हम ऑनर किलिंग को इस्लाम के साथ अलाइन कर देते हैं। इवन दो हमने देखा था कनीज़ फातिमा का केस, जो वो बहुत मशहूर केस है। कनीज़ फातिमा में ये कहा गया था, उसमें आर्गूमेंट जो कहे गए थे रेडिकल इस्लाम के हवाले से,
वो ये थे कि आप किसी वली के अलावा, वली के विदाउट कंसेंट आप एक जो औरत है वो शादी नहीं कर सकती। मगर वो जो हम इस्लाम में देखते हैं या अभी जो इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है वो उसके अगेंस्ट है। तो हम हिस्टोरिकली डिफरेंट चीज़ें देखते आए हैं जो हमारे इस्लाम और की इंटरप्रिटेशन और जो फेयर राइट है, जो फेयर माइंडसेट है, उसके बहुत खिलाफ हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट में रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू, तो उसमें यह था कि आप एक बच्चा है जो उसको 14 to 15 ईयर्स तक सोशल मीडिया के साथ अलाइन भी नहीं किया जाए। तो सोशल मीडिया पे आए दिन हम देखते हैं कि एक फ़लानी लड़की फ़लाने के साथ चली गई, या एक फ़लानी लड़की को मारा गया, एक बाप ने मार दिया, उसने उसको पकड़ लिया, उसको ये चीज़ें कर ली। तो एक माइंडसेट हमारे पास जो आम दिखाया जाता है, जो आम मरवज एक रायजुल वक्त जो चीज़ें हैं हमारे पास सोशल मीडिया पे, तो वो बहुत एक गलत चीज़ों पे लगाई हुई हैं। हमारे पास ट्रेंड क्या बनता है कि एक चीज़ ने इसकी वीडियो वायरल हो गई तो वो एक ऑल ओवर तक पाकिस्तान ट्रेंड बन जाता है कि वायरल वीडियोस का बड़ा एक पाया जाता है कि यहाँ पे डिफरेंट ट्रेंड्स चलते हैं कि आज उसकी ये वीडियो हो गया, आज उसकी गिरा चली गया, आज उसकी ये हो गया। तो हमारा माइंडसेट ऐसे डेवलप किया हुआ है, अगर किसी का कोई शेम है, किसी का अगर नेगेटिव चीज़ निकल जाती है तो हम उसको एक बड़ा ऑनर के साथ देखते हैं। और कन्वर्सली हम चीज़ों को ये समझते हैं कि अगर किसी हमारा कुछ ये हो जाता है तो ये हमारी इज़्ज़त चली गई। हम किसी और की इज़्ज़त को इज़्ज़त नहीं समझते, मगर हमारी कुछ चली जाए तो हम उसको इज़्ज़त समझ लेते हैं। तो ये एक शेम के अलावा और कुछ नहीं हम कर सकते इसको। हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, कानून ने भी दिया हुआ है। हम ये नहीं जाते कि ये क्यूबरिज्म प्रोसीजरलिज्म क्या है, कि क्या वो जाता, क्या उसको हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत या ऑर्डिनरी लॉ के तहत क्या उसको इंसाफ मिल सकता कि नहीं मिल सकता, कि उसको वो प्रूव कर भी पाता कि नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स होता है, हर चीज़ प्रूव करनी होती है। तो उसके हम उसको उस पर्सपेक्टिव को हम अलग करते हैं, वो हमारा एक अलग चीज़ है। बट जो एक चीज़ जो हुई है वो ऑन द प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट, हमें एक इलीगल इलेजिटिमेट एक्शन लगता है। वो चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो, तो एक जो एक्शन अगेंस्ट द लॉ है। मर्डर को आप जस्टिफाई किसी ना ट्रेडिशन में कर सकते हैं, ना रिलीजन में कर सकते हैं, ना मर्डर को आप किसी भी ट्रेडिशन, कल्चर, किसी चीज़ में आप मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते अनलेस इट इज सैंक्शन्ड बाय द लॉ, बाय समथिंग दैट इज प्रोवाइडेड एक्सप्रेसली व्हिच इज इनेक्टेड। तो एक चीज़ इनेक्टेड ही नहीं है जो उसके कॉन्ट्ररी है, हम उसको कहें कि मर्डर ये एक्ट हुआ है, उसको हम बैठ के जस्टिफाई करें, दैट इज़ नथिंग मोर देन अ शेम, इमोरल एक्शन। मारना तो खैर गैरत के नाम पे, किसी के भी नाम पे इंसानी कत्ल तो गलत है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसकी सज़ा है। कानून में जो भी है उसको पकड़ के देना चाहिए था, और कानून अपने हिसाब से सज़ा देता उसको। खुद तो अगर हर आदमी फैसला खुद करने लगा तो फिर ये तो माशरा चल गया इस तरह, तो गलत है मेरे हिसाब से। मारना नहीं चाहिए किसी को, वो तो गलत था खैर। लेकिन बात ये है कि नई जनरेशन को क्या बोलेंगे, तो तरबियत पे है ना। आप अपने बच्चों की तरबियत सही करें तो ये काम होगा ही नहीं। बात तो शुरू से ना, आपने तरबियत ही सही नहीं करी तो ये काम हो रहे हैं। मतलब गलती तो बड़ों की है ना, बच्चे को जिस तरह पालोगे वो उसी तरीके से अमल करेगा। बाप ने तो गलत किया, लेकिन जो बच्चे कर रहे थे वो भी गलत है। कत्ल तो नहीं करना चाहिए, कत्ल तो हमारे दीन में भी नाजायज़ है और हराम करार दिया इसको, लेकिन जो बच्चे कर रहे थे वो भी हराम करार दिया गया। तो मेरी नज़र में तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत काम कर रहे थे। बाप ने भी गलत किया, बच्चे भी गलत कर रहे थे। तो अब ये तो हमारी जो है वो बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर ज़्यादा ही उनके अंदर ऐसी कुछ करने की चाहत है तो भाई निकाह कर लें। और बाप को खैर कत्ल नहीं करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, दूसरा मौका देना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया पे बहुत सारी काम की चीज़ें भी मिलती हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें भी मिलती हैं। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा है, अगर हम उसको नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत बुरा है। अब ये अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। कत्ल तो हमारे दीन में भी हराम है ना, तो सज़ा तो उस पर मिलनी चाहिए। सर देखें, ये वैसे तो मेरे हिसाब से इंसान को इंसान कत्ल करना ये तो गलत है, बिल्कुल भी गलत है। कितना भी जुर्म हो, जब खुदा ने छोड़ा हुआ है सबको तो इंसान कैसे इंसान को मार सकता है। बाकी ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो बाद में पकड़ी गई अपने दोस्त के साथ, फिर उसको ये सज़ा देनी मेरे हिसाब से गलत। कानूनी तौर पे सज़ा भी बनती है, लेकिन ये गैरत का मामला इतना भी नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान अपने इंसान को
मतलब अपनी बच्ची को ऐसे मार दे, कत्ल करना मेरे हिसाब से गलत है। मेरा इस्लाम इस चीज़ की कभी भी इजाज़त नहीं देता। ये हर चीज़ का एक हल होता है, कोई तरीका होता है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये खून तो आखिरी सज़ा है, मर्डर है, ये मर्डर है तो मर्डर तो आखिरी सज़ा होती है। आखिरी सज़ा से पहले आदमी को सोचना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और इससे मुझे क्या होगा। इससे ये अच्छा मेरी ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी, मेरा घर पूरा घर तबाह हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा। हाँ ठीक है, उसने एक हर आदमी को, कोई भी हो, बाप हो, उसको गैरत तो आएगी। ये नहीं है कि वो अच्छा कहेगा इसको, लेकिन ये है कि उसको दूसरे रास्ते भी हैं, दूसरे तरीके भी हैं समझाने के, तो वो दूसरा तरीका अख्तियार कर लेता और उसको समझा लेता कि आइंदा नहीं करें, या ऐसा कोई कर ले कि भाई इससे शादी कर लें अब, या और कोई बहुत सारे इसमें रास्ते थे। तो उसको जो किया उन्होंने बहुत गलत किया है और ये तो दुनिया और आखिरत दोनों तरीके से इसने गलत किया है, जो इनको नहीं करना चाहिए था। अगर इसने जो किया है इसका जो अब अजाला होगा, ये तो अभी आने वाली नस्ल, आने वाली हर चीज़ तबाह हो गई। इसलिए ये गलत तरीका है, ऐसा इसको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, उन्होंने एक गैरत के हिसाब से उसके हवाले से किया, लेकिन वो गलत था। वो उसके तरीके थे, उनको अप्लाई करना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था और बहुत सारे तरीके थे। शादी कराना चाहते थे उससे, अगर इसको पकड़ा है इसी हालत में भी तो ये देखे, एक तो दुनिया का कानून होता है, एक तो आखिरत का कानून होता है। मेरे हिसाब से दोनों कानून के हवाले से इन्होंने गलत किया है, जो उसको अभी इसको पछताना होगा, अब पछताता होगा 100%, क्योंकि ये मर्डर है और ये हल नहीं है। ये नहीं है कि ये लेंगे और सारे हमारे जैसे भी नौजवान हैं कि ये नहीं सोचेंगे भाई अभी किसी ने हमारे को पकड़ा है तो ये हमें सज़ा मिलेगी और हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, इससे ये फ़ायदा नहीं होगा कभी। हाँ, ये अगर ऐसा होता तो ये सारे क्यों नहीं ये ख़त्म हो रहा है। अब बुराइयां हो रही है तो क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, जब इतनी सारी सज़ाएं भी होती है और माँ बाप उनको ये सारी सज़ा तशवीश करता है तो उनको क्यों नहीं ये स्टॉप हो रहा है सिलसिला। हाँ, माँ बाप को ये चाहिए कि भाई औलाद जब जवान हो जाए उनको ये लिए कुछ सोचना चाहिए, उनका बंदोबस्त करना चाहिए कि भाई अब वो शादी के लायक हैं तो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों तरफ से ये बेसिक नीड है। ये एक कानूनी हिसाब से भी है और यानी कि हमारे मज़हब के हिसाब से भी है। तो उनको ये करना चाहिए था कि भाई ख्याल करना चाहिए कि अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं और उनके लिए सोचना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। क्या गैरत के नाम पर भी कानून किसी की जान लेने की इजाज़त देता है? आइए इस हवाले से माहिर कानून से जानते हैं। सर, ये जो मर्डर हुआ है ऑनर के नाम पे, ऑनर किलिंग है, बेसिकली इसको कारोकारी कहते हैं ना, कारोकारी। तो ये 302 पे इस पे अप्लाई होता है, 311 भी अप्लाई होता है और दूसरे भी पीपीसी के सेक्शंस हैं वो भी इस पे अप्लाई हो सकते हैं। ये बेसिकली सोसाइटी में इसको डोमेस्टिक वायलेंस है कि ब्रूटल फॉर्म ऑफ, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। तो इस पे 302 अप्लाई हुआ है, जहाँ तक मैंने अभी जो एफआईआर देखी है इस मामले में। सर, जहाँ तक गैरत के नाम पे कत्ल है, ये बेसिकली पेट्रियार्कल सोसाइटी का फॉर्म के कत्ल थे। पहले ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी सोसाइटी में, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में कहा है कि इसको आप स्पेशली आप ट्रीट करें। जो आम नोयत के जो मर्डर है इसको स्पेशल ट्रीट इसलिए करें कि एक वुमेन को, एक लड़के को, नौजवान लड़के को गैरत के नाम पे कोई कैसे कत्ल कर सकता है। तो यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट की जो रिसेंट जजमेंट्स है उसमें किसी भी तरह की कोई भी रियायत मिलने वाली नहीं है। पहले ये होता था कि अगर कोई कत्ल करता है तो उसको बाहर जाके वडेरे के निज़ाम की तरफ से उसको सुलहनामा करवा लेते थे, लेकिन अभी इस किस्म के सीरियस ऑफेंस के ये नेचर है, इसमें कोई भी रियायत नहीं मिल रही है कोर्ट्स की तरफ से। किसी भी क्रिमिनल केस में उसकी विसनिटी देखी जाती है कि उसमें क्या क्या एविडेंस उसको पुलिस ने कलेक्ट किए हैं। अभी जो मामला है ये संगीन है, तो संगीन मामलात में बेल इस पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट 2024 की है
तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्री अरेस्ट बेल दी थी, वो भी वापस ले लिए। इसमें तो मुलजिम अरेस्ट है जहाँ तक मुझे लगता है, तो फिलहाल तो इसमें कोई बेल नहीं मिलेगी। हाँ, इस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले पे, जो डीएसपी रैंक का या एएसपी रैंक का कोई इसमें आयोग अपॉइंट हो या कमीशन कोई बैठे, इस मामले को जांच पड़ताल की जाए। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो मुझे लगता है कि इस केस में कन्विक्शन भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल इस केस में बेल मिलने के तो कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी सारी मामला पुलिस के हाथ में है। पुलिस भी इस केस में मुद्दई है और भी जो सारी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुलिस करेगी। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो अगर फेयर करेगी तो बेल तो क्या कन्विक्शन हो जाएगी, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो इसमें बेल मिल सकती है। इस ऑफेंस में अभी 302 और 311 यहाँ पर हैं, तो मुद्दई के जो मुल्ज़िम है उसके पास अभी कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगर उसके पार्टी अगर सुलहनामा भी करती है, फिर भी कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इसमें सज़ा भी दिलवा सकती है। ये इसी जो सज़ा है वो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और डेथ पनिशमेंट है, इसमें कैपिटल पनिशमेंट है। तो कैपिटल पनिशमेंट और ये सारे प्रोहिबिटेड क्लास में ऑफेंस फॉल करते हैं, यहाँ पे बेल इतनी जल्दी नहीं मिलती और इसकी पनिशमेंट है वो भी 25 ईयर्स तक है। या तो उसको उम्र कैद कर देंगे या तो उसको 25 ईयर्स की जो उससे एक इम्प्रिजमेंट होती है वो भी दे सकते हैं, या हो सकता है ये भी है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जा सकती है, जैसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो गई, डेथ पनिशमेंट हो गई, फांसी हो गई, तो इसमें ये भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमारा गुस्सा और हमारा जज्बात जब अपने ज़ोर पे आते हैं तो हम क्या कुछ कर बैठते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे मैसेजेस थे हमारे शहरियों के लिए कि हमारी जो पेरेंटिंग है वो बड़ी ज़रूरी है, कि हम परवरिश तो करते हैं बच्चों की, लेकिन उनकी हरकतों पे, उनकी चीज़ों के ऊपर हम नज़र नहीं डालते। आज के दौर, आजकल का जो डिजिटल मीडिया का दौर है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। हमारे पेरेंट्स को बड़ी ज़रूरत है कि वो देखें जब बच्चा हमारा बड़ा हो जाता है और उसके बाद कोई ऐसा अमल अख्तियार करता है जिससे आपको नुकसान पहुँचता है या आपकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचता है, तो फिर आप इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में सामने आते हैं। जिस तरह से इस केस में हुआ कि इस वालिद ने अपनी सगी बेटी को और उसके दोस्त को कत्ल कर दिया। आया वो जो भी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इसके पास ये इख्तियार नहीं था कि वो कानून को हाथ में ले और उनको कत्ल कर दे। इस प्रोग्राम में बहुत सारे मैसेजेस ये भी हैं कि हमारा माशरे में जो रहने वाले लोग हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम को करने का मेरा मकसद ये है कि गौर करिए कि हमारे पेरेंटिंग में ऐसी कौन सी कमी है कि जब इस तरह के वाक़यात हमारी सोसाइटी में होते हैं और उसके बाद हमारा गुस्सा, हमारे जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते और हम अपनों को ही कत्ल कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमारे वालिदैन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों की जो नज़रअंदाज उनकी बचपन से कर रहे होते हैं। अगर आप उस चीज़ को बचपन में ही कंट्रोल कर लें तो इस तरह की चीज़ें आपके घर में ना हो। आपके घर में कोई पराया शख्स, कोई इस तरह का शख्स जिसको आप नहीं पसंद करते, वो घर में कैसे दाखिल हो गया, ये भी एक सवाल है। अगर आप वालिद हैं, ये जो मुल्ज़िम है इस केस के अंदर, वो उस बेटी का जो है वो इस केस के अंदर जो मुल्ज़िम है वो उस लड़की का सगा बाप है जिसने उसको कत्ल किया और उसके दोस्त को कत्ल किया। सवाल ये भी उठता है कि अगर वो इतना ही गैरतमंद है तो उसने पहले से अपनी बेटी को इन सब मामलात में कंट्रोल क्यों नहीं किया? आया वो अपना जज्बात जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका, जिसकी वजह से उसने इस लड़की को और अपने इसके दोस्त को जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे माशरे में रहने वाले लोगों के लिए इस कहानी में बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं जिन पे उनको गौर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों पे गौर करिए कि आप अपनी औलाद की जो परवरिश कर रहे हैं, उस परवरिश में ऐसी कौन सी कसर बाकी रह जाती है जिसकी वजह से हमारी औलाद या हमारे बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। क्यों ऐसे वाक़यात सामने आते हैं? और इसमें मेजर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा अपने नाज़रीन को वो ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को बचपन से नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम कोई आइसोलेटेड रहने वाला बच्चा इस तरह का एक्ट कर दे। ज़ाहिर सी बात है उसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होगा या बच्ची कर रही होगी, जिसके थ्रू उसकी दोस्ती हुई होगी और उसके बाद इंतहाई कदम उन्होंने उठाया और उसके बाद उसके सगे बाप ने उसको कत्ल कर दिया। जो समझदार लोग होंगे वो इस कहानी से बहुत सारे मैसेजेस लेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी बेहतरी लाएंगे। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।